Hello everyone, welcome to the EduFloor IAS online lecture series. In this class we will be discussing chapter 8 of class 7 NCERT geography book, Human Environment Introductions, the Tropical and Subtropical Regions. Before we start, it's very important to understand that what is meant by tropical and subtropical regions. First of all, let's talk about the tropical areas. Tropical areas, as the name is suggesting, is the zone which is lying within the tropics, that is Tropic of Cancer in the north to the Tropic of Capricorn in the south, including the narrow equatorial belt also. So ये जो area है जो कि 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच में लाई कर रहा है, जिनको हम लो लैटिट्यूड्स भी कहते हैं, ये हैं हमारे ट्रॉपिकल एरियाज एंड रफली सेंटर ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं. मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो नैरो इक्वेटोरियल बेल्ट है विच इज अबाउट 10 डिग्रीज नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, वो भी ट्रॉपिकल रीजन का ही पार्ट एंड पार्सल है. सो ये रीजन कहाँ से एक्सटेंड करता है? इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द साउथ अमेरिका, सेंट्रल साउथ अमेरिका. आप कह सकते हो कि ये है आपका अमेजोन रीजन ऑफ साउथ अमेरिका. देन वी हैव द कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका एंड उसके अलावा वी हैव द ईस्टर्न साइड साउथ ईस्ट एशिया रीजन एंड सराउंडिंग आइलैंड्स, जिसमें इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया एंड अदर एरियाज जो हैं वो आ जाते हैं. As far as Amazon region is concerned, Amazon region is drained by the largest river of the world, river Amazon. Amazon river जो है it takes it rise in the Andes mountains. The point जहाँ से river अपनी journey start करता है, जहाँ से एक river का origin होता है, उसको कहा जाता है source of the river. While the end point of a river, जहाँ पे एक river खत्म होता है, उसका end point किसी दूसरे river में हो सकता है, एक लेक में हो सकता है, इट कैन बी इन सम सी और मे बी इन सम ओशियन, तो उसको हम माउथ कहते हैं. तो अगर हम रिवर अमेज़न को देखें तो वो वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका, वहां पे एंडीज माउंटेन से इट टेक्स इट राइज, फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट, ये पूरा का पूरा अमेज़न रीजन को ड्रेन करता हुआ अल्टीमेटली अटलांटिक ओशियन में इसका माउथ लाई करता है. सो इट्स अ ह्यूज रिवर एंड जितना मैसिव ये रिवर है उतनी ही ज़्यादा इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स जो हैं दे आर टेकिंग इट्स राइज इन द माउंटेनस एरियाज, और ये सारे रिवर्स मिलके इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर रिवर अमेज़न में अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं कि जिसके कारण रिवर अमेज़न जो है दैट बिकम्स द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द रिवर इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरिड इन इट. नाउ अमेज़न रिवर जो है ये कहाँ कहाँ से पास कर रहा है? सी, इट इज ड्रेनिंग थ्रू मेजर पार्ट ऑफ ब्राजील, अपार्ट फ्रॉम दैट पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला. So these are the countries from where it is moving or from where it is flowing. Now as far as climate of Amazon region is concerned, दो words में अगर आप इसके climate को define करते हो, that is hot wet, hot and wet. It remains, the temperature remains high throughout the year and it rains heavily throughout the year. कोई भी month dry नहीं है यहाँ पे. मंथ की बात छोड़ो, अमेज़न में प्रैक्टिकली रोज बारिश होती है. इट रेन्स एवरी डे एंड मच ऑफ द रेनफॉल इज विदाउट वार्निंग. ये जो रेनफॉल होती है दैट इज मोस्टली इन द आफ्टरनून, जिसको हम आफ्टरनून शावर्स भी कहते हैं, कन्वेक्टिव एक्टिविटी के कारण होता है. सो टेम्परेचर्स आर अराउंड 33 और 35 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर. रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिमेन्स वेरी हाई. इट रेन्स एवरी डे, सो द एंटायर वेदर इज स्टिकी थ्रू आउट. So climate is hot and wet. दिन के टाइम में टेम्परेचर्स जो हैं वो 35 डिग्री सेल्सियस होते हैं. रात के टाइम में जो टेम्परेचर्स हैं दे मे कम डाउन टू 22 डिग्री सेल्सियस. एट द मोस्ट लाइक 10 डिग्रीज तक कम हो सकता है इन सर्टेन केसेस, बट ह्यूमिडिटी स्टिल रिमेन्स हाई. सो नाइट्स काफ़ी अनकंफर्टेबल रहती हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट टेम्परेचर रात के टाइम पे डिप करता है. Then as far as the vegetation is concerned,
किसी भी एरिया में जो वेजिटेशन है उसके ऊपर मैक्सिमम इम्पैक्ट वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस का होता है, दैट इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल ऑलवेज सपोर्ट लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। बहुत ही डेंस घनी वेजिटेशन जो है वो इन एरियाज में होगी जहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा है और जहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है, हेंस अमेज़न इज दैट एरिया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द ट्रीज, जो ट्रीज हैं वो इतने ज़्यादा ग्रो होते हैं कि जो ट्रीज के क्राउन है, जो इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। इसको हम कहते हैं ट्री की कैनपी। नीचे से ट्रंक जा रही है और ऊपर से ब्रांच ऑफ होके पूरे लीव्स हैं, तो उसकी कैनपी होती है। तो ट्रीज बहुत पास पास ग्रो होते हैं बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ रेनफॉल, अबंडेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, एंड द कैनपीज ऑफ द ट्रीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रीन कारपेट या रूफ। ये एक पूरी रूफ बनी हुई होती है, और ये जो एक वेजिटेशन की लीव्स की रूफ है, इट प्रिवेंट सोलर रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड के नीचे लगभग अंधेरा होता है, शेड होता है, या पार्शियल डार्कनेस जो है वो प्रिवेल करती है। सो आपको जंगल के अंदर सिर्फ वो वेजिटेशन मिलेगी जिसको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो कम लाइट में भी आराम से सर्वाइव कर लेती है। सो इस तरह की वेजिटेशन जो है वो यहाँ पे मिलेगी। ग्राउंड हमेशा गीला रहता है, दलदल जैसा रहता है, बॉग्स एंड मार्शेस, बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ रेनफॉल एंड लेस ऑफ इवेपोरेशन हैपनिंग फ्रॉम द ग्राउंड। इस फॉरेस्ट में आपको क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स बहुत मिलेंगे। क्लाइंबर एंड क्रीपर होते हैं बेल। ये बेल जो है वो ट्री का सहारा लेते लेते बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाती है, क्योंकि इस फॉरेस्ट में कंपटीशन फॉर सनलाइट होता है। प्लस यहाँ पे पैरासिटिक प्लांट्स भी मिलते हैं। पैरासाइट्स या पैरासिटिक प्लांट वो होते हैं जो कि किसी दूसरे प्लांट में ग्रो करेंगे, मतलब उसकी जो रूट्स हैं वो ग्राउंड में ना होके किसी और ट्री के ट्रंक में उसकी रूट्स होंगी, एंड इट इज सकिंग अप द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मेन ट्री। मेन ट्री से ही वो अपना फूड ले रहा है। तो ये जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं जो कॉमन हैं, दे आर ऑर्किड्स एंड ब्रोमेलियाड्स। एंड ब्रोमेलियाड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट्स होते हैं। इनके लीव्स में वाटर पॉकेट्स होती हैं, और इन वाटर पॉकेट्स में जो अमेज़न फॉरेस्ट में रहने वाले फ्रॉग्स हैं वो इन वाटर पॉकेट्स में अपने एग्स को ले करते हैं। सो इस तरह का मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे इन फॉरेस्ट में चलता है। एज फार एज द फौना इज कंसर्न, एनिमल लाइफ इज कंसर्न, वर्ल्ड की जो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है वो हमें ट्रॉपिकल एरियाज में मिलती है। जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल एरिया से पोलर एरियाज की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होने लग जाती है। सो इस एरिया में हमें मैक्सिमम किस तरह के एनिमल्स मिल रहे हैं? या तो ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स या बर्ड्स हैं, तो वेरी डेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बर्ड्स, एप्स, स्मॉल एनिमल्स, क्योंकि जंगल बहुत घना है तो इतने घने जंगल में बड़े बड़े बॉडीड एनिमल्स नहीं रह सकते हैं, तो स्मॉल बॉडीड एनिमल्स होते हैं यहाँ पे। प्लस रेप्टाइल्स, जिसमें स्नेक्स जो हैं, सम ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड लार्जेस्ट स्नेक्स ऑफ द वर्ल्ड हमें एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलेंगे। प्लस इधर हमें काफ़ी इंसेक्ट्स मिलते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंसेक्ट्स भी जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलते हैं। सो वेरी कलरफुल बर्ड्स, यू कैन सी हैव मकाओज, वी हैव टूकॉन्स एंड वी हैव अदर बर्ड्स ऑफ पैराडाइज जिनको बोला जाता है। वेरी कलरफुल एंड ब्यूटीफुल बर्ड्स, बहुत नॉइजी बर्ड्स भी होते हैं ये। एंड उसके अलावा मंकीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स हैं जो कि गोरिल्लाज, बबून्स एट्सेट्रा जो कि हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा हैं, स्नेक्स बहुत हैं, तो क्रोकोडाइल्स हो गए। एंड स्नेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट स्नेक्स जो हैं, दे आर एनाकोंडा एंड बोआ। दीज आर सम ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स ऑफ द वर्ल्ड। सो वो हमें इस ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। इंसेक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हैं। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे फिश मिलती है यहाँ के वाटर्स में, दैट इज पिराना, एंड इट इज़ अ फ्लैश ईटिंग फिश। उसके अलावा बहुत और किस्म की जो वेराइटी ऑफ फिश है, they are also present in this area. Now as far as rainforest is concerned, the people who are living in these forests, they have a difficult life. Rainforest बहुत easy conditions provide नहीं करता है।
रेन फॉरेस्ट में जो वेजिटेशन है वो बेसिकली कैसी है, जो लाइफस्टाइल है लोगों का, हंटिंग एंड गैदरिंग, ये है एक्टिविटी विच इज फॉलोड बाय मेन, और जो विमेन हैं वो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती हैं, जो भी एक अवेलेबल छोटा सा पैच ऑफ लैंड वहाँ पे है। क्योंकि ये एरिया पूरा का पूरा डेंसली फॉरेस्टेड है, सो वहाँ पे वेकेंट एम्प्टी फर्टाइल लैंड्स मिलना मुश्किल है। दैट इज वाई पीपल फॉलो अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और कट एंड बर्न एग्रीकल्चर। कॉमन टर्म इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब इसमें क्या होता है, पीपल मूव इन टुवर्ड्स अ एरिया, वो एक लैंड सेलेक्ट करेंगे, एक एरिया सेलेक्ट करेंगे और वहाँ के सारे ट्रीज को काट देंगे। काटने के बाद जो बचे हुए स्टम्प्स होते हैं उनको वो जला देते हैं। देन दे क्लियर ऑफ दिस पैच एंड उसके बाद वो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। बहुत ही क्रूड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर है, ऐसा नहीं है कि लैंड मैनेजमेंट हो रहा है तो मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स का यूसेज जीरो है। दे कीप ऑन कल्टिवेटिंग दिस लैंड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी आफ्टर 3 years, 4 years और 5 years, एज द फर्टिलिटी डिक्लाइंस दे शिफ्ट द लैंड। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लैंड रोटेशन चल रहा है इंस्टेड ऑफ क्रॉप रोटेशन। अब एक ही पैच के ऊपर अगर आप बिना किसी मैन्योर और फर्टिलाइजर के लगातार आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे उसका न्यूट्रिशन जो है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो कम होने लग जाती है। जिस टाइम सॉइल का आउटपुट खत्म हो गया है, जिस टाइम जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी खत्म हो चुकी है और ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो रही है, तो इस वाले पैच को छोड़ दिया जाता है एंड देन पीपल मूव इन सम अदर पार्ट, किसी और पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसको साफ करेंगे और वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। सो दिस इज दी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो कि यहाँ पे चलता है। हंटिंग एंड गैदरिंग इज ऑलवेज अ रिस्की बिजनेस, क्योंकि उसमें एक तो थ्रेट है ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, ऑफ द एनाकोंडाज और बोआ और पाइथन, या फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस इंसेक्ट्स हैं, तो इसलिए कभी हंटिंग सक्सेसफुल होती है, कभी नहीं होती है। गैदरिंग का भी यही है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीपल हैव टू डिपेंड अपॉन द लोकली ग्रोन क्रॉप्स, जो कि बेसिकली लेडीज ग्रो कर रही हैं। सो स्टेपल फूड यहाँ पे क्या है, स्टेपल फूड इज बेसिकली कसावा। कसावा एक क्रॉप होती है जो कि आलू की तरह ग्राउंड के नीचे ग्रो करती है, तो दैट इज दी मेन क्रॉप। उसके अलावा कॉफी, मेज, कोको ये भी ग्रो होते हैं। कुछ एक वेजिटेबल्स हैं जिनको ग्रो किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमल दीज पीपल ऑल्सो ईट क्वीन एंट एंड एग सैक्स, ये उनको भी पका के खाते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट लाइफ आउट हेयर। As far as houses are concerned, majority of the houses, मैंने आपको पिछले चैप्टर में जो 7th चैप्टर था उसमें आपको बताया था कि जो रूरल सेटलमेंट्स हैं वो हमेशा लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनती हैं। सो क्योंकि रेन फॉरेस्ट एरिया में हमें वुड बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो यहाँ पे मेजरली वुडन हाउसेज होते हैं, और वुडन हाउसेज जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बी हाइव की तरह होते हैं। जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो उस तरह ये जो हाउसेज हैं वो वैसे बनाए जाते हैं। कई जगह पे थोड़े बड़े साइज के हाउसेस बनते हैं, सिंगल रूम हाउस, और ये जो लार्ज अपार्टमेंट हाउस है इनको हम कहते हैं मेलोका। सो हियर यू कैन सी दिस इज अ मेलोका विच इज बेसिकली मेड अप ऑफ वुड ओनली। थैच्ड रूफ है, स्लांटिंग रूफ है, डेलिबरेटली स्लांटिंग रूफ बिकॉज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रियली वेरी हैवी। ज़्यादा बारिश के चलते जो रूफ है उसको स्लांटिंग बनाया गया है सो दैट एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो ड्रेन ऑफ हो जाए, राइट। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है, ये वाला एरिया भी मॉडर्नाइज होने लग गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन अब रिलेटिवली कम हो रहा है एंड पीपल आर नाउ अडॉप्टिंग मॉडर्न मीन्स ऑफ लिविंग एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ इकोनॉमी। तो वहाँ पे ग्रेजुअल शिफ्ट जो है वो आ रहा है। तो अमेज़न रीजन में भी ये शिफ्ट जो है वो 1970s ऑनवर्ड्स देखने को मिला, जब से ट्रांस अमेज़न हाईवे जो था उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। तो ये जो ट्रांस अमेज़न हाईवे है अब ये ठीक अमेज़न रीजन के बीचों बीच रन कर रहा है एंड इट इज कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द अमेज़न रीजन। सो ये हाईवे अगर आप देखो, सो दिस हाईवे स्टार्ट्स फ्रॉम रियो डी जेनेरो एंड गोज राइट अप टिल द वेस्टर्न कोस्ट, दैट इज लिमा, पेरू, जो कि पेरू की कैपिटल है, वहां तक ये मूव करता है।
ये अलग बात है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो यहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन को हुआ है। नेटिव्स ऑफ अमेज़न रीजन जो हैं यहाँ के नेटिव्स, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, बिकॉज एज मॉडर्नाइजेशन हैज़ एंटर्ड इनटू अमेज़न दीज पीपल आर बीइंग पुश्ड बैक। ये लोग अपने ही लैंड से दूर होते जा रहे हैं या इन लोगों से इनका लैंड छीना जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा अब एक रिसीविंग एंड पे पहुंच गए हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड, अमेज़न रीजन की जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। नेवर एवर इन द ह्यूमन हिस्ट्री द रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज सो ग्रेटर एज इट इज़ टुडे। आज की डेट में अगर आप पिछले 50 सालों में नोटिस करते हो कि कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, तो जब से अमेज़न रीजन की हिस्ट्री हमने देखी है तब तक कभी भी इतना हाई लेवल ऑफ डैमेज यहाँ पे देखने को नहीं मिला। सो बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन अब क्या हो रहा है, रोड्स के बनाने के चक्कर में, इंडस्ट्री सेटअप करने के चक्कर में, माइनिंग के कारण यहाँ पे जो लैंड है वो बहुत ही रैंडमली डिफॉरेस्ट किया जा रहा है। जो कवरिंग है लैंड की उसको जो फॉरेस्ट कवर है उसको हटाया जा रहा है। अब अमेज़न रीजन वो एरिया है जहाँ पे साल भर बहुत बारिश होती है। अब एक बार जिस टाइम फॉरेस्ट कवर हट जाता है तो जो सॉइल है वो एक्सपोज हो जाती है। अब ये एक्सपोज सॉइल अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है सो उसके कारण क्या होता है, जो टॉप सॉइल है उसमें के फर्टाइल न्यूट्रिएंट सारे वॉश अवे हो जाते हैं। जो सॉइल है वो धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी लूज करने लग जाती है एंड द ग्राउंड बिकम्स बैरन। सो इनिशियली जो लगता है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो पूरे के पूरे लैंड को डिग्रेड कर देता है। तो दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम विच अमेज़न रीजन इज फेसिंग इन टुडेज डेट। इसके बाद जो सेकेंड ट्रॉपिकल रीजन में एरिया हम ले रहे हैं दैट इज द सब ट्रॉपिकल रीजन। अब सब ट्रॉपिकल रीजन अगर हम देखें तो ये लाई कर रहा है बिटवीन 23.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर टू अबाउट 30-35 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। मतलब नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके अबाउट 35 डिग्रीज नॉर्थ तक एंड साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अबाउट 35 डिग्रीज साउथ ऑफ इक्वेटर। सो दिस इज द जोन जहां पे ये सब ट्रॉपिकल रीजन लाई कर रहा है। तो कौन से एरियाज इंक्लूडेड हैं? सी नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको आ रहा है, हाफ ऑफ यूएसए जो है उसके बीच में लोकेटेड है, द एंटायर रीजन इन अफ्रीका लोकेटेड नॉर्थ ऑफ सहारा डेजर्ट, देन वी हैव द एंटायर मिडल ईस्टर्न रीजन, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, देन वी हैव पाकिस्तान, ईस्ट में आके इंडिया, चाइना वाला रीजन, ये सारा आ जाता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में वी हैव अर्जेंटीना, वी हैव चिली, वी हैव पेरेग्वे, यूरुग्वे, देन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, मेजर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये सारे एरियाज जो हैं ये सब ट्रॉपिकल रीजन के बीच में आते हैं। सब ट्रॉपिकल एरियाज भी हॉट एरियाज हैं लाइक इक्वेटोरियल रीजन, बट ये यहाँ पे रेनफॉल ऑफ का जो अमाउंट है वो रिलेटिवली कम है। सो यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन होता है बिफोर द रेनी सीजन सेट्स इन। और जो विंटर्स होती हैं, विंटर्स यूजुअली माइल्ड होती हैं, विंटर्स यूजुअली ड्राई होती हैं एंड विंटर्स में जो सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हैं, सब जीरो टेम्परेचर्स हैं वो जनरली नहीं मिलते हैं। सो सच conditions can be seen. Summers are long, there is a distinct dry season before the onset of the rainy season and जो winters हैं वो mild रहेंगी। As far as the subtropical region is concerned, इसमें जो सबसे ज़्यादा populated area और जो सबसे बड़ा region जो है subtropical region में, that is the गंगा ब्रह्मपुत्रा basin, यानी कि रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र और उनके ट्रिब्यूटरीज मिला के जितना भी एरिया ड्रेन आउट हो रहा है वो पूरा का पूरा हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है। सो ये जो बेसिन है इसकी लोकेशन आप देखिए फ्रॉम 10 डिग्रीज नॉर्थ टू 30 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर लाई करती है। इट्स अ ह्यूज एरिया एंड देयर आर बिग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, जिसमें आ जाता है ट्रिब्यूटरीज लाइक रिवर घाघरा, रिवर रामगंगा, रिवर गंडक, रिवर कोसी, रिवर यमुना, सोन एक्सेट्रा, एंड देन वी हैव रिवर ब्रह्मपुत्रा जिसकी और भी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक रिवर दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस एक्सेट्रा। सो आप अगर हम देखें ये पूरा का पूरा बेसिन तो ये लाई कर रहा है फ्रॉम हरिद्वार इन द वेस्ट, यूपी से लेके
It is moving right till Assam and Bangladesh also. अगर हम globally इसका span देखते हैं, so it's a huge area which is occupied by river Ganga and Brahmaputra combined together. Now, next thing, as far as this, here you can see this is the entire plain. So इसकी extension मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी है, क्योंकि गंगा की कई ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक रिवर चंबल, और चंबल की आगे ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक पार्वती, केन, बेटवा. सो ये सब जो हैं ये मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला एरिया भी कवर अप कर रही हैं. और उसके बाद ये पूरा एरिया बांग्लादेश में नीचे होते हुए ये रहा सुंदरबंस डेल्टा, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, कंबाइंड वर्क ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र एंड रिवर गंगा. रिवर गंगा तो होली लाइज इन इंडिया, क्योंकि फरक्का के पास आके इसका डिस्ट्रीब्यूटरी नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाता है. एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली जो कि कोलकाता की तरफ जा रही है, दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है वो भागीरथी है, वो भी कोलकाता की तरफ आ रही है. फिर जो गंगा की रिमेनिंग स्ट्रीम है एज पद्मा, इट एंटर्स इनटू बांग्लादेश, और बांग्लादेश में ऊपर नॉर्थ से इंडिया से रिवर ब्रह्मपुत्र आता है जिसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है. तो जिस टाइम जमुना और रिवर गंगा, रिवर पद्मा रादर, जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो इसको एक कंबाइंड नाम दिया गया है मेघना का. तो ये है इसके अलग अलग नाम. और एक और चीज, रिवर ब्रह्मपुत्र को चाइना में सांगपो कहा जाता है और इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है. तो एक नेम, एक रिवर, वेराइटी ऑफ नेम, डिफरेंट नेम्स. Now as far as this Ganga Brahmaputra plain is concerned, it is dominated by monsoonal type of climate. अब monsoonal type of climate में क्या होता है, summers are hot and wet, winters are कूल एंड ड्राई, और एक डिस्टिंक्ट रेनी सीजन है. समर्स का इनिशियल पीरियड बिल्कुल ड्राई होगा एंड उसके बाद एक रेनी सीजन का ऑनसेट होगा. तो ये होता है डिस्टिंक्ट मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि ये पूरे के पूरे एरिया में ऑक्यूपाई कर रहा है, या फिर यहाँ पे वो क्लाइमेट जो है वो हमें मिलता है. अनदर थिंग, एंटायर कोर्स ऑफ रिवर गंगा जो है या फिर जो रिवर ब्रह्मपुत्र का कोर्स है वो मिएंडरिंग कोर्स है. एक सर्पेंटाइन, सांप की तरह मोशन जैसे होता है ना, तो वो लूप्स बनाता हुआ अपने रास्ते में जाता है. कभी कभी ये लूप्स कट ऑफ हो जाते हैं, और ये कट ऑफ होने के बाद यहाँ पे मार्शेस बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक्स. सो थ्रू आउट दिस प्लेन हमें कई ऑक्सबो लेक्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं. मॉनसूनल सीजन जो है, जो ये रेनी सीजन है, ये प्रिवेल करता है फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर. सितंबर के बाद मॉनसून रिसीड करना शुरू हो जाता है एंड उसके बाद रेनफॉल का अमाउंट कम हो जाएगा और जो विंटर्स हैं वो धीरे धीरे अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगी. सो दिस इज द क्लाइमेट ऑफ this particular area. Now as far as topography is concerned, variety of topography, अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखोगे तो वहां पे ये पूरा का पूरा माउंटेनस कोर्स है. Then if we look at western India, if we talk about states of UP, Bihar, West Bengal, so यहाँ पे वो पूरा का पूरा प्लेन एरिया है. आसाम भी लगभग प्लेन एरिया है एंड फुटहिल्स जो हैं वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है. सो इस केस में क्योंकि अलग अलग कंडीशंस हैं तो वैसे ही जो लोग हैं वो अलग अलग रीजन में रह रहे हैं. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी डिफरेंट. डेंसिटी रेफर करता है कि एक गिवन पीस ऑफ लैंड के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं. दैट इज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट ऑफ एरिया. सो जनरली हम कहते हैं कि so many number of people living in per square kilometer of area. So अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज रियली वेरी हाई. एज पर 2011 सेंसस अगर आप देखो तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड 2021 सेंसस का जिस टाइम डेटा अवेलेबल होगा तो यहाँ पे तो डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंटली ऑन द राइज. सो हेयर यू सी वेस्ट बंगाल, इट इज हैविंग डेंसिटी ऑफ 1029 persons per square kilometer of area, whereas Bihar has highest density in India which is 1102.
पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। और यहीं पे अगर आप उत्तराखंड को देखो हिली एरिया तो वहां पे 189 है। सो वही पॉइंट आ जाता है जो कि हमने चैप्टर 7 ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी बुक में डिस्कस किया था कि जो प्लेन एरियाज हैं दे आर ऑलवेज मोर पॉपुलेटेड, क्योंकि वहां पे प्लेन एरियाज अवेलेबल हैं विच आर वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज आराम से आप सेटअप कर सकते हो। सो all the plain areas including this Ganga Brahmaputra plain region, this is very very densely populated area and mainstay of course agriculture जो है that is the mainstay of the people. Now as far as crops are concerned, rice most dominant crop because इस एरिया में स्पेशली इफ यू लुक एट द ईस्टर्न पार्ट, चाहे वो आसाम वाला रीजन है चाहे वो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पे एनुअल रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये सारे एरियाज जो हैं वहाँ पे राइस डोमिनेट करता है। शुगर केन भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, हिली एरियाज में टी जो है उसको ग्रो किया जाता है, जूट एंड टी, तो ये आ गई मेजर क्रॉप्स। बट जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे रेनफॉल अमाउंट कम होने लग जाता है एंड वी हैव अदर क्रॉप्स ऑल्सो। अदर क्रॉप्स में कौन सा आती हैं? वीट है, मेज है, सॉर्गम है। सॉर्गम बेसिकली आपका हो गया जवार, बाजरा और बार्ले दैट इज जौ, चना, ग्राम, मिलेट्स, तो ये हमारे बाजरा, तो ये जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करेंगी जहां पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लेस। सो टी, शुगर केन, जूट एंड राइस जहां पे रेनफॉल ज्यादा है और बाकी एरियाज में ये जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो हो रही हैं। उसके अलावा सिल्क जो है, सिल्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कि गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन से डिराइव हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ असम एंड बिहार। यहाँ का जो सिल्क है दैट इज वर्ल्ड फेमस। सो सिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं फ्रॉम दिस एरिया। उसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैश क्रॉप्स हैं, शुगर केन एंड जूट, दे आर वेरी कॉमन। बनाना प्लांटेशंस कैन बी सीन इन द प्लेन एरियाज, इजीली वो दिखती हैं। एंड माउंटेनस एरियाज में भी एग्रीकल्चर काफी डोमिनेट कर रहा है बट इन द फॉर्म ऑफ टेरेसेस। माउंटेन स्लोप को प्लेटफॉर्म्स में, स्टेप्स में काटा जाता है एंड दिस इज बेसिकली अ मैकेनिज्म ऑफ चेकिंग सॉइल इरोजन। सो क्योंकि स्टीप स्लोप्स के ऊपर वाटर रन ऑफ बहुत फास्ट होता है तो वाटर की स्पीड को ब्रेक करने के लिए माउंटेन्स को स्टेप्स में काटा जाता है। सो टेरेस फार्मिंग जो है ये कॉमन सीन है विच कैन बी सीन इन आइदर नॉर्थ ईस्ट इंडिया और द फुट हिल्स ऑफ हिमालयन रीजन इन असम और इन वेस्ट बंगाल, इस एरिया में। Then as far as the vegetation is concerned, variety of vegetation can be seen. क्योंकि ये गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा यहाँ पे टोपोग्राफी बहुत वेरिड है इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत ही वेरिड मिलेगी। प्लेन एरियाज में हमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलता है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस वो वेजिटेशन होती है जो कि ग्रो करती है इन हॉट एंड सेमी ह्यूमिड एरियाज, मतलब रेनफॉल अमाउंट इज रिलेटिवली लेस। यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन होता है और जनरली क्या होता है कि जो ट्रीज हैं वो साल में एक बार अपने पूरे लीव्स को शेड कर देते हैं और ये सीजन जनरली सबसे ज़्यादा ड्राई सीजन होता है जिस टाइम इनके लीव्स शेड हो जाते हैं। सो इस तरह की वेजिटेशन को हम डेसिडुअस वेजिटेशन कहते हैं। द मोस्ट पॉपुलर ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेजिटेशन आर टीक, साल एंड पीपल, जो कि हमें मेजॉरिटी ऑफ द प्लेन एरियाज ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में मिलेगा। उसके अलावा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में मतलब आसाम साइड में बैम्बू जो है दैट्स वेरी कॉमन, क्योंकि बैम्बू बेसिकली पेड़ नहीं है, इट्स नॉट अ ट्री, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ग्रास। ये ग्रास के किस्म का होता है बट इट ग्रोज इन दोज एरियाज वेयर देयर इज हेवी रेनफॉल और हेवी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल। सो इन एरियाज में जो बैम्बू है वो इजीली ग्रो करता है एंड दैट इज व्हाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो बैम्बू इंडस्ट्री है, बैम्बू प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर वेरी फेमस। Then if we go to the deltaic region, वहाँ पे हमें मिलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। Here you can see मैंग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हैं जो कि फ्लडेड फॉरेस्ट का लुक देते हैं। So ऐसा लगता है कि जैसे फॉरेस्ट जो हैं वो फ्लडेड हैं एंड इनका जो रूट सिस्टम है ना वो भी विजिबल होता है, स्पेशली ड्यूरिंग लो टाइड। लो टाइड में जिस टाइम सी लेवल रिसीड करता है तो इनके जो रूट्स हैं वो भी विजिबल होते हैं। एंड जस्ट लुक एट द रूट्स, ये जो रूट्स हैं वो स्टिल्ट लाइक होते हैं,
जैसे ट्री ट्रंक से हमने बैम्बू सपोर्ट करके या वुड सपोर्ट करके रेज्ड ट्रंक्स बना रखी हैं, ऐसा ये अपीयरेंस इसका होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्लस ऑल्सो हैव ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ये स्ट्रॉन्ग टाइड्स को ब्रेक करते हैं, स्ट्रॉन्ग वेव्स फ्रॉम द सी लाइक सुनामी, उनके अगेंस्ट ये बैरियर का काम करते हैं एंड दे सपोर्ट रिच फौना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है। फर्दर गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में अगर हम माउंटेनस एरियाज की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल सिक्किम और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश और मे बी पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, अगर हम इन एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पे हमें कॉनिफरस टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलती है जो कि कोन लाइक ट्रीज होते हैं। पाइन, देवदार, ये जो हैं ये काफ़ी कॉमन ट्रीज हैं विच कैन बी सीन इन दिस एरिया। सो यू हैव सीन नाउ वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इस एरिया में डोमिनेट करती है। नाउ एज फार एज फौना इज कंसर्न, अगेन रिच फौना। यहाँ पे हमें एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर एंड मंकीज बहुत कॉमनली मिलते हैं। इंडिया के जो फेमस टाइगर रिजर्व्स हैं उनका एक ह्यूज नंबर जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड देन वी हैव दिस वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ पे मिलेगा। देन एलिफेंट्स जो हैं, एलिफेंट कॉरिडोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन में वन हाउंड राइनोसरस जो है दिस इज वेरी कॉमन एंड ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है एज पर IUCN। देन उसके अलावा डेल्टाइक एरिया में सुंदरबन डेल्टाज में हमें रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो मिलता है विच इज अगेन हमारा नेशनल एनिमल प्लस ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज एज पर IUCN रेड डेटा लिस्ट। वाटर में बहुत वैरायटी ऑफ फिश जो हैं वो प्रेजेंट हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल हैं, उसके अलावा रिवर डॉल्फिन्स हैं, ब्लाइंड डॉल्फिन जो कि रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। देन वी हैव वैरायटी ऑफ फिश विच आर वेरी हाई इन डिमांड अमंग्स द पॉपुलेशन विद इन इंडिया प्लस ऑल्सो इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली या पूरा सब ट्रॉपिकल गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन रीजन में जो स्टेपल फूड है लोगों का, जो मेजर डाइट है दैट इज राइस एंड फिश। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वेराइटीज़ जो हैं जो रिवर डॉल्फिन है जो गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलती है वो भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, उसको लोकल लैंग्वेज में सुसु कहा जाता है एंड बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन हैपनिंग इन द वाटर बॉडीज़ ये काफ़ी ज़्यादा एंडेंजर्ड हो गई है। इंडिया में अगर आप देखो रिवर गंगा इज मोस्ट पोल्यूटेड रिवर। पोल्यूशन का रीज़न एक तो इंडस्ट्रीज, अगर आप रिवर गंगा को देखो उत्तर प्रदेश में रिवर गंगा के बैंक के अलोंग हमें कई मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज मिलते हैं लाइक वी हैव कानपुर, वी हैव मोदीनगर, वी हैव इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी एट्सेट्रा। सो इंडस्ट्रियल वेस्टेज वो आ रहा है यहाँ पे, प्लस रिलीजियस एक्टिविटीज़ के कारण अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बेदिंग होती है और बाकी एक्टिविटीज़ कैरिड ऑन होती हैं। तो अगर आप किसी भी रिलीजियस टाउन के पास जाके देखो ना आपको बहुत ज़्यादा लिटर मिलेगा वहाँ पे रिवर गंगा में फ्लोट करता हुआ। सो पोल्यूशन लेवल जो है दैट इज़ क्वाइट हाई एंड इस चीज़ को क्लीन करने के लिए इन द ईयर 2014 स्टार्ट किया गया था क्लीन गंगा हमारा स्वच्छ भारत अभियान और उसी के ही अंडर स्टार्ट हुआ नमामि गंगे प्रोजेक्ट। सो जिसमें क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा जो है दैट हैज़ बिकम द अटमोस्ट टास्क। एंड उसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो स्वच्छ भारत मिशन है दैट वाज स्टार्टेड इन 2014। सो आइडिया वही है कि जो ये हमारी थ्रेटन्ड वाटर बॉडीज़ हैं जिसके कारण हमारा फ्लोरा एंड फौना ग्रेटली एंडेंजर्ड है दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि ये जो ब्लाइंड डॉल्फिन है ये भी एंडेंजर्ड एनिमल है और अगर हमने इसका अप्रोप्रिएट कंजर्वेशन स्टेप्स नहीं लिए हैं तो ये जो स्पीशीज़ है इट कैन गो एक्सटिंक्ट because of untreated industrial effluents, because of lots of urban waste which is being sent out in these rivers.
इसके अलावा एज फार एज गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन इज कंसर्न, डेंस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ऑल द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हैं वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। सो इस केस में आपको यहाँ पे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, वाटरवेज मिल रहा है, एयरवेज मिल रहा है। सो सरफेस ट्रांसपोर्ट में अगर आप देखो तो डेंस नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवे लाइन है। अगर आप रिवर की बात करो तो बोथ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्रा हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज। सो यहाँ पे फेरीज एंड बोट्स जो हैं वो एक कॉमन सीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हेयर यू कैन सी दिस इज द हल्दिया टर्मिनल। ये जो टर्मिनल है ये आपका सी रूट को कनेक्ट कर रहा है। सो नॉट ओनली द इनलैंड वाटरवे बट ऑल्सो the sea routes are well developed, क्योंकि जो पोर्ट ऑफ हल्दिया है या कोलकाता पोर्ट है, दिस इज वन ऑफ द मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जहां से इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो काफी लार्ज स्केल पे कैरिड ऑन है। उसके अलावा कोलकाता ऑल्सो हैज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो ऑल द फॉर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी आर वेरी मच डेवलप्ड इन दिस प्लेन, राइट। इसके अलावा टूरिज्म जो है वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। If you look at the various sites throughout Ganga Brahmaputra plains, तो इंडिया का जो डायनेमिक कल्चर है, ट्रेडिशन है एंड द रिच हिस्ट्री दैट इज विजिबल, वो कहाँ कहाँ विजिबल है? ताजमहल आगरा में। सो वो एक आपको पिक्चर दे रहा है ऑफ द मुगल टाइम पीरियड। देन वी हैव बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज और बुद्धिस्ट स्तूपास जो कि यूपी एंड बिहार में हमें मिलते हैं। देन लखनऊ में जो इमाम बाड़ाज हैं दे आर वेरी वेरी पॉपुलर। उसके अलावा वी हैव वेराइटी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आसाम में काजीरंगा हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया। सो ये जो हैं ये सारे के सारे हमारे टूरिज्म के प्लेसेस हैं, राइट। So this is all about the tropical areas of the world in which we have seen the equatorial areas as well as the subtropical region. Time to test your knowledge. The place where a river flows into another water body that is called river's mouth. Source है जहाँ पे river का origin होता है। How is the climate of Amazon characterized? मैंने आपको बताया 2 words, hot and wet. So option is B. Then at night the temperature goes down in the Amazon basin but the humidity still remains very high. That is why it is very very uncomfortable climate. So correct option C. In which forest a dense roof is created by leaves? वो मैंने आपको बताया is the equatorial rainforest or the इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जिसको सेल्वास भी बोला जाता है, जहां पे ट्री कैनपीज आपस में ज्वाइन कर देती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन डी। विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड? दैट इज द गंगा ब्रह्मपुत्रा basin. A. Where is the one-horned rhinoceros found? That's in the Brahmaputra plain. Option A. What is the main occupation of the people living in Ganga Brahmaputra plain? That is agriculture. D. Because fishing, lumbering, mining वगैरह ये सब जो हैं ये agriculture एक broader term है, ये इसके बीच में इसके सब parts होते हैं. Where is Bengal tiger found? It is found along the Sundarbans delta. So correct answer is C. Then on which river bank are Allahabad, Kanpur, Varanasi located? This is along river Ganga. And मैंने आपको यही भी बताया industrial towns हैं, बहुत ज़्यादा untreated industrial waste जो है that is being added to river Ganga, और उसको clean करने के लिए नमामि गंगे project जो है that has been launched. And match the following. इस केस में first option Susu, which is basically blind dolphin found in river Ganga and Brahmaputra. So 1D. Kolkata is an important port. So 2. Correct answer is 2 only. Cassava is basically underground root which is eaten by staple food of the people living in the equatorial rainforest region. Bromeliads, they store water in their leaves in which frogs lay their eggs. So for 4 it is C, and ultimately we have anacondas and boas, which are the largest varieties of or largest species of snakes in the world.
A, and they are found in the Amazon region, that is the equatorial rainforest region. So that's all for today's lecture. See you next time with another topic. Until then, keep safe, keep learning. Bye.